सुप्रभात बच्चों। मैं बलवंत कुमार झोड़, टीजीटी सोशल साइंस, जवाहर नवोदय विद्यालय पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जिसके अंदर और बाहर परिवर्तन होते रहते हैं। हम जो है पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, झीलें, ये सब तो देखते ही रहते हैं, परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? नहीं ना। तो आइए हम एक खिलौना आकृति, पृथ्वी की आकृति के माध्यम से जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। यह जो खिलौना है वो केवल थर्माकोल, फेविकोल और कलर्स के माध्यम से बनाया गया है। इसे आप भी आसानी से बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो बच्चों, हमारी पृथ्वी जो है वो 3 परतों में बटी हुई है। जैसे प्याज के छिलके होते हैं अलग अलग तरीके से संकेंद्रित, उसी प्रकार बनी हुई है। हमारी पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है पर्पटी, फिर बीच वाली परत को कहा जाता है मेंटल, और सबसे अंदर की परत को कहा जाता है आंतरिक क्रोड। ये जो पर्पटी है पृथ्वी की सबसे पतली परत है, जो कि महाद्वीपीय संहति में, ये महाद्वीप नजर आ रहा है, ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर तक हो सकती है और समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर तक हो सकती है। महाद्वीपीय संहति वाली जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। और समुद्री सतह पर जो परत होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। दूसरे नंबर की परत होती है मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर तक है। और तीसरे नंबर की परत होती है आंतरिक क्रोड, जो कि मोल्टन मैग्मा से बनी हुई है, और यहां पर निकेल और फेरस पाया जाता है, इसलिए इसे निफे भी कहा जाता है। ये इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी की संरचना में जो सबसे ऊपरी परत पर्पटी है उसका हिस्सा केवल 1% ही होता है। जो 84% है वो मेंटल का हिस्सा होता है, और 15% हिस्सा जो होता है वो आंतरिक क्रोड का होता है। हमारी जो भूपर्पटी है या पृथ्वी की संरचना है वो आंतरिक सैलों से बनी हुई है। ये जो सैल है वो क्या है? तो भूपर्पटी की पृथ्वी पर बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी पिंड को हम सैल कहते हैं। ये विभिन्न रंग, रूप, आकार, गठन, संरचना की हो सकती है, और मुख्य रूप से ये 3 भागों में डिवाइड होती है। वो 3 भाग कौन से हैं या 3 कौन से रूप है जिनमें हम इसे विभाजित करते हैं? तो वो है आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। जो आग्नेय सैल है वो लैटिन भाषा के इग्नस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अवसादी सैल लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से निकला होता है, जिसका अर्थ है स्थिर होना। और मेटामॉर्फिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो इस प्रकार ये सैल बनी होती है। और जो आग्नेय सैल है वो 2 भागों में पुनः विभाजित होती है। एक तो होती है अंतर्भेदी और दूसरा होता है बहिर्भेदी। बहिर्भेदी सैल से तात्पर्य यह है कि अगर ये जो मोल्टन मैग्मा है ये निकल के बाहर आ जाता है पृथ्वी की परत पे, और यहां ऊपर जमकर ठंडा होने के बाद जम जाता है, तो इसे कहा जाता है बहिर्भेदी सैल। जैसे कि आप देखिए दक्कन का पठार की जो चट्टानें हैं वो बेसाल्ट से बनी हुई है, बेसाल्ट चट्टानें हैं, वो बहिर्भेदी सैलों का उदाहरण है। आग्नेय सैल, आग्नेय अंतर्भेदी सैल, जो सैलें जो होती है वो मोल्टन मैग्मा जो बाहर निकल करके आता है और पृथ्वी की सतह के अंदर ही वेंट में जम जाता है, तो उसे कहा जाता है अंतर्भेदी आग्नेय सैल, और ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। सैल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, और इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। और यही अवसाद हवा के द्वारा, जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाए जाते हैं और जमा दिए जाते हैं, तो उससे बनी सैलों को कहा जाता है अवसादी सैल। और आप देख लीजिए अवसादी सैल के जो उदाहरण है उसमें हमें जीवाश्म भी मिलते हैं, और ये रेत के दानों से बनती है, और इसमें पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के भी अवशेष
मिलते हैं अवसादी सेलों में। इसके बाद जब ये अवसादी सेल अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लेती है तो इसे कहा जाता है कायांतरित सेल। जैसे चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाता है या संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो सेल है ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेलों का प्रयोग घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। यहां तक कि कठोर से कठोरतम और सॉफ्ट से सॉफ्ट तक सेलें मौजूद है। जैसे हम पाउडर का प्रयोग करते हैं सौंदर्य प्रसाधन के लिए, वो सबसे नरम या मुलायम सेल होती है। तो मुझे विश्वास है कि आपने इसे बेहतर तरीके से समझा होगा। थैंक यू।